हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव ने जो बनाई थी उसकी प्रॉपर्टीज को आगे स्टडी करते हुए उस सबसे पहले एक जो बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज अचीवमेंट। अचीवमेंट का क्या मतलब है कि क्या उसकी अचीवमेंट्स थी, उनकी क्या उपलब्धियां थी, क्या ऐसी चीजें थी जो मेंडलीव ने दूसरों से अलग की थी। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रिसाइजली आपको जानना है कि सबसे पहली उपलब्धि तो यही थी कि उन्होंने सारे के सारे जो 63 एलिमेंट्स थे सबको जगह दे दी। यानी कि अगर मैं फिर आपको बताता हूं कि अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि जितने बच्चों को पेपर देना था, पहले तो सबका सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं बन रहा था, तो इस बार मेंडलीव ने सबको जगह दे दी। यानी पहला पॉइंट क्या है कि सभी के सभी एलिमेंट्स अकोमोडेट हो गए। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कई बार क्या होता है कि मान लो कोई बच्चा एग्जामिनेशन के पॉइंट में यहाँ पे कोई नहीं आया जिसको आना, तो ऐसा नहीं कि हम नहीं आया तो अगले बच्चे को गलत रोल नंबर को यहाँ नहीं बिठाएंगे, हम इसको खाली छोड़ देंगे इस जगह को और उसको यहाँ बिठाएंगे। समझ रहे हो बात कि मान लो सेकंड रो में थर्ड बच्चा एग्जामिनेशन में लेट हुआ, तो हम ये नहीं है कि इसके रोल नंबर की जगह दूसरे को बिठा देंगे, नहीं, हम इसकी जगह पे जगह खाली छोड़ देंगे, जब वो आएगा तो बैठ जाएगा और सब अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठेंगे। तो यही किया मेंडलीव ने। उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स थे जो नोन नहीं थे, जिनके बारे में पता नहीं था कि ये कब खोजे जाएंगे, हैं भी कि नहीं भी हैं। तो मेंडलीव ने कहा कि ये एलिमेंट्स जरूर होंगे, लेकिन जब वो खोजे जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में आएंगी और उनके लिए जगह फिक्स की। ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उन्होंने इसका नाम उस ग्रुप के नाम पे एका एका रख दिया। जैसे इस वर्ड को आप समझें, एका का मतलब जैसे सिमिलर होता है, एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम एका एल्यूमिनियम को उन्होंने कहा कुछ टाइम पे गैलियम की खोज नहीं हुई थी, एल्यूमिनियम की हो गई थी, तो उन्होंने गैलियम का नहीं पता था कि गैलियम जब आएगा तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एका एल्यूमिनियम करके एक इस तरह कंपाउंड होगा, करीबन 68 उसका मास होगा। जब गैलियम की खोज हुई तो करीबन वो उतना ही निकला, 69.7 ये अप्रोक्सीमेशन है। और उस तरह का उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा E2O3, यानी उसकी आप देख सकते हो कि उसकी वैलेंसी 3 होगी। यहाँ पर भी उसने यही कहा, जो गैलियम का खोज हुई तो उसके बाद यही पता चला। उसके क्लोराइड का फॉर्मूला भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया। यानी कि मैं फिर से अपने पॉइंट पे आता हूँ। पहला पॉइंट था सबको पीरियोडिक टेबल में जगह देना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो गैप्स बच गए थे, यहाँ पर आप देखें गैप्स जो बच गए थे उनकी जगह पे बोल्डली प्रेडिक्ट करना। ये बोला कि अभी भले इनकी खोज ना हुई हो, बाद में जरूर होगी और इनकी जगह पे ये एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी कि उन्होंने एग्जिस्टिंग को तो स्थान दिया ही दिया और आने वाले जो एलिमेंट्स हैं फ्यूचर वाले उनके लिए भी जगह बनाई। ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। पहला कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, कि वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा कि ऐसी क्या उपलब्धियां थी, क्या मेरिट्स थी, क्या प्लस पॉइंट थे, या किस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जब इतनी सारी अच्छा एक और चीज इसमें थी कि इनर्ट गैसेस अगर आपने देखा हो तो ऑक्टेव न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था, जिन्होंने म्यूजिक से इंस्पायर होकर बनाया था कि 7 ही ग्रुप होते हैं और 8वां एलिमेंट रिपीट होता है, तो वहां पर वो इनर्ट गैसेस को जगह नहीं दे पाए थे, तो इन्होंने इनर्ट गैसेस का ग्रुप भी बनाया। जो इनर्ट गैसेस है उनके लिए अलग ग्रुप इन्होंने बना दिया, जो कि एक अचीवमेंट थी। तो इस तरह से ये 3 अचीवमेंट आप इसकी ध्यान रखें। उसके बाद जो चीज आती है वो, अगर अचीवमेंट थी तो कुछ कमियां भी थी। इसके कारण काफी दिन तक ये पीरियोडिक टेबल चली, लेकिन आगे बहुत सारे क्वेश्चन उठते गए और यही क्वेश्चन जब पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए इन क्वेश्चंस को, तो फिर नई पीरियोडिक टेबल की खोज हुई। उससे पहले हम ये देखेंगे क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां इसके अंदर रह गई थी। इतनी अच्छी पीरियोडिक टेबल होते हुए भी इसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी। तो सबसे पहले जो कमी थी वो थी हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके। ये बहुत विवाद का विषय था। अब आज हम समझते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। यानी कि इसका जो बिहेवियर है वो मेटल्स वाला भी है, नॉन मेटल्स वाला भी है। ये हम आज के अपने नॉलेज से समझते हैं और यही चीज उस टाइम भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। आप देखो HCl और सोडियम यानी सोडियम जो मेटल है वो क्लोरीन के साथ इस तरह से सॉल्ट बनाती है, तो ये भी HCl बना रहा है। यानी कि ये मेटल से इसके जो गुण हैं
वो हाइड्रोजन के वो सोडियम जैसी मेटल से बिल्कुल मिल रहे हैं। एक हिसाब से तो मेटल से मिल गए, दूसरी तरफ हाइड्रोजन क्या वो H2 के रूप में एग्जिस्ट करती है, और जो हेलोजन जैसे फ्लोरीन हो गई, फ्लोरीन भी F2 होती है, क्लोरीन भी Cl2 होती है। तो इस तरह से ये उनसे भी मैच कर रही थी, यानी कि इसको किस ग्रुप में रखें ये एक प्रॉब्लम था। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूं। तो जो फ्लोरीन वाला ये इस ग्रुप में भी आ सकती थी हाइड्रोजन, और ये इसमें भी आ सकती थी, इन दोनों में, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 7। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी वो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 दोनों से मिलती थी, लेकिन उसको ग्रुप 1 में रखा गया, ये एक प्रॉब्लम थी। यानी लिमिटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं थी। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स 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 का आई होप कि आपको पता है क्या होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, जैसे क्लोरीन के दो एटम होते हैं, एक 35 और 37। अब क्लोरीन तो एक ही एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, हम आज जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि हमने मास के हिसाब से अरेंज किया था तो इनको दो अलग अलग जगह देनी जरूरी थी। सबसे पहले आप हाइड्रोजन का ही देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम H1, एक होता है ड्यूटेरियम विच इज H2, और एक होता है ट्रीटियम विच इज H3। तो H1 H2 H3 इसका मास 1 यूनिट है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इन सब में क्या होगा, इन सब में प्रॉब्लम ये होगी कि इन यानी ये एक ही बच्चे के 3 रोल नंबर जैसी बात होगी। जो हमने ऊपर में सीटिंग अरेंजमेंट देखा, अगर किसी एक बच्चे के 3 रोल नंबर तो नहीं हो सकते, वो 3 जगह तो नहीं बैठ सकता। यही प्रॉब्लम हुई जब हाइड्रोजन को प्लेस देने की कोशिश की गई, तो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स थे या किसी के भी जो आइसोटॉप्स थे उनको सही से जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो ये चीजें हैं, इस वीडियो में हमने दोनों चीजें देखी कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसकी मेरिट्स क्या थी, उसके प्लस पॉइंट क्या थे, और उसके डिमेरिट्स क्या थी, यानी उसके लिमिटेशंस क्या थी। तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाता है, और इन कमियों को दूर करने के लिए फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। तो वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।